एक बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया। जैसा कि आपको पता है लाहौर में इस वक़्त एक फेस्टिविटी का माहौल है, बसंत हो रही है 20 साल के बाद, तकरीबन 17 साल बाद वैसे तो हो रही है, लेकिन प्रॉपरली आप कह सकते हैं 20 साल बाद इसको जो है वो मनाया जा रहा है। और एक खुशी की जो है वो सूरत-हाल थी, बल्कि हमें उम्मीद थी कि कुछ हमें आज इंटरनेशनली भी शायद कुछ अच्छा प्रेस मिलेगा। और हुआ उल्टा ये है कि इस्लामाबाद में एक बहुत ही खौफनाक वाक़या पेश आया। कसरे खदीजतुल कुबरा ये एक इमाम बारगाह थी जहाँ पर जुम्मे की नमाज़ के वक़्त अभी बताया ये जा रहा है कि जैसे ही जमात खड़ी हुई, उसके कुछ ही लम्हे बाद जो है वो 3 अटैकर्स थे और वहाँ पर हमला हुआ खुदकुश, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 31 जो हैं वो शहादतें हमें उसकी उनकी इत्तला कन्फर्म है। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में, दर्जनों की तादाद में लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। 81 गालिबन जो है वो अभी तक इत्तला है। तो ये सूरत हाल, सर आप इसको ज़रा थोड़ा-सा इसको अनपैक करें, क्या हुआ? एक तो ये है अली कि बड़ी मुश्किल से हमारी सोसाइटी ने और हमारे मुल्क ने संभलना शुरू किया था, हुँ, रिकवर करना शुरू किया था उस गम से, उस ट्रेजेडी से जो पिछले कई सालों से दहशतगर्दी की सूरत में पाकिस्तान ने फेस किया। और उसी दहशतगर्दी के नतीजे में आपको याद होगा हमारी क्रिकेट भी हमसे चली गई थी। लाहौर में जो वाक़या लिबर्टी में पेश आया था जी, श्रीलंकन ऐसे ही। टीम के ख़िलाफ़, और उसके बाद हमारी अपनी ही गलतियों की वजह से जो बसंत हमने खुद अपने हाथों ये फेस्टिवल जो था खो दिया था, वो उसको अगर मरियम नवाज़ शरीफ साहबा को हम अपने इस प्रोग्राम में कई दफ़ा क्रेडिट दे चुके हैं कि उन्होंने एक नफसियाती बैरियर को तोड़ा। ये कोई हुँ, सादा एक इंतज़ामी फ़ैसला नहीं था, क्योंकि हर तरफ से इनकार था। इसके लिए हमारी डीप स्टेट भी पसंद नहीं कर रही थी, इसको हिंदुआना रस्म भी कहा जा रहा था, कुछ मज़हबी लोग भी इसको टैग करते थे बसंत को। और दूसरा, जिस तरह से अमवात हुई हैं पिछले सारे अरसे में दाती डोर की वजह से, वो भी एक स्टिग्मा था बिल्कुल, काफ़ी बड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों को, इस पुल को अबूर करना कोई छोटा मसला नहीं था जो मरियम साहबा ने किया। तो उसका आज एक जश्न का दिन था जब हमें ये जो जो भी आप इनको कहते हैं, फितरतुल हिंदुस्तान कहते हैं या टीटीपी कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, उन्होंने आज एक बहुत बड़ा ज़ख्म लगाया। और ज़ख्म भी आपके वफाकी शहर में, जिस जो कि मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है, जो वहाँ जग गए और वहाँ, तीसरी दफ़ा और ये तीसरी दफ़ा इसी इमाम बार इसी इमाम बारगाह को निशाना बनाया गया। तो सबसे पहला तो मैं ये कहूँगा कि सारी बातों को छोड़ें, साज़िश, दुश्मन, सारा एक हमारा एक सिक्योरिटी ब्रीच हुई है जी, और एक इंटेलिजेंस फेलियर है, इसको एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। ट्रू। मैंने देखा आज बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे तज्ज़िया नगार जो हैं वो दोष दे रहे थे इमरान खान को, बाजवे को और फैज़ हमीद को कि उनकी वजह से ये लोग दोबारा आबाद हुए और बसे। लेकिन ये नैरेटिव हम कब तक चलाएँगे? अगर वो हो गई गलती उनसे, और वो कहते भी हैं कि हमसे गलती होगी। कहते हैं कि बाजवा साहब ने पिछले दिनों किसी से बात करते हुए कहा कि यार एक गलती हो गई, मेरे को तो हो गई। लेकिन उस गलती की वजह से जो हम मसलसल एक सज़ा भुगत रहे हैं, एक तो ये है कि इस तरह की जो कौमी सलामती के साथ खिलवाड़ किए जाते हैं ना, वो कुछ छोटी गलतियाँ नहीं होती, उनके ऊपर लोगों को सज़ाएँ मिलती हैं दुनिया में। लेकिन हमारे यहाँ बंदा बच के ऐसे निकल जाता है और ये इल्ज़ाम भी नहीं बनता। वो मुनीर न्याज़ी साहब का एक शेर है ना कि शहर को बर्बाद करके रख दिया उसने मुनीर, शहर पर ये ज़ुल्म मेरे नाम पर उसने किया। हुँ, और ये जो ज़ुल्म और ये जो बर्बादी ज़ौला के बाद से शुरू हुई और जिसको कहा गया कि ये हम पे दुनिया ने एक जंग मसलत की हुई है। हालाँकि वो जो लोग हम हमारे साथ लड़ने आ रहे थे, वो दुनिया नहीं थी, वो हमारे अपने ही बनाए हुए, किसी ज़माने के बनाए हुए एसेट्स थे, जो हमारे गले पड़े हुए थे और जिनके बारे में अब रिसेंटली इन्होंने कहा, बाजवा साहब ने, कि हो गई गलती। अब इन गलतियों से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम कब तक ये सियासी नैरेटिव बेचते रहेंगे कि उसने आबाद किया, उसने भई उखाड़ दें इन लोगों को। हुँ। आज जब आप कल बात कर रहे थे आप, वज़ीर आला केपी ने इजलास की सदारत की, वो जो वहाँ जी, जी, पे जी, जी, जी। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें कोर कमांडर साहब भी मौजूद थे। तो आज बहुत सारे लोगों ने कहा जी कि वज़ीर आला का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया हुँ, और उसको बता दिया गया कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये कर दिया जाएगा वो। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? अगर आप
उसका सॉफ्टवेयर 100 दफ़ा अपडेट करें या ना करें। मौलाना फजलुर रहमान जो कि हुकूमत में नहीं है, वो कहते हैं कि मैं डेरा इस्माइल खान में हम सारे लोग जो हैं वो तालिबान को भत्ता देने पे मजबूर हैं। वो ये कहते हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो अपने बजट में 15% रखते हैं, वो अमाउंट देने के लिए जो ये टीटीपी हमसे भत्ता मांगती है, हुँ, और हमें अपनी ज़िंदगी के लिए नॉर्मल ज़िंदगी की ज़मानत स्टेट ऑफ पाकिस्तान नहीं दे रही, हमें तालिबान देते हैं उस भत्ते की सूरत में। तो जब ये वाली सूरत हाल है कि वो कोई सादा हमला नहीं करते आपके ऊपर, उन्होंने वो उनकी एक ऑक्यूपेशन है तो वो बता ले रहे हैं ना। हुँ, उस ऑक्यूपेशन को तोड़ना जो है वो केपी की गवर्नमेंट, मैंने देखा था कि एएनपी के ज़माने से लेकर अब तक केपी के पुलिस वालों की जो शहादतें हैं वो लंबी फहरिस्त है। जी, ऐसे ही लेकिन है। ये जो लड़ाई है ना, ये मसल्ला जत्थों के खिलाफ, हुँ, ये अकेले कोई पुलिस नहीं लड़ सकती, या पुलिस या एक हुकूमत जो सिविल गवर्नमेंट है वो नहीं लड़ सकती। ये लड़ाई हार्डकोर मिलिट्री को ही लड़नी है अल्टीमेटली। लेकिन अलमिया क्या होता है, एक वक्त होता है कि आपकी सिविल गवर्नमेंट कह रही होती है 2008 में कि वजीरिस्तान में ऑपरेशन करें, आपका आर्मी चीफ कहता है नहीं मैंने नहीं जाना वजीरिस्तान, हुँ, और उसका डीजीआईएसपीआर रिटायरमेंट के बाद आके कहता है अतर अब्बास कि ये बहुत बड़ा डिबैकल था कियानी साहब का, हुँ, कि जिन्होंने कहा कि मैंने वजीरिस्तान में ऑपरेशन नहीं करना। हुँ, चलें, वो ज़माना गुजर गया। उसके बाद आप क्या कहते हैं कि आप कहते हैं कि जी जनाब हम क्या करें, इमरान खान साहब रिकॉर्ड पे कहते हैं कि इनको टीटीपी के लोगों को कहाँ हम लेकर जाएं, इनको बसाना पड़ेगा। आपने बसा लिया, उसका नतीजा क्या निकला? आज जब हम इमरान खान को कहते हैं कि उसने गलती की, हम फैज़ हमीद को कटहरे में खड़ा करते हैं बाजवा, लेकिन हमने लिख पढ़ के आज तक किसी बंदे को स्क्रूटनाइज़ नहीं किया इस गलती के जहाँ ऊपर। सब बात ये है कि स्क्रूटनाइज़ कैसे करेंगे आप? बात तो इमरान खान साहब को तो मैं इसमें मुकम्मल तौर पर दोषी समझता हूँ क्योंकि वो 2002 से इसी काम पर लगे हुए थे। कोई एक मुकदमा है इस हवाले से उन पर? नहीं, मुकद्दमा इस वजह से नहीं हो सकता कि ये पॉलिसी पोज़ीशंस है ना, अब इसके ऊपर हाँ, गलतियाँ होती हैं, अब इसके ऊपर आप मुकद्दमा तो नहीं ना कायम कर ये सकते। गलतियाँ सब मिलके करते देखिए, हैं। वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये फैज़ हमीद को या बाजवा को इसका मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार ठहराना इसलिए गलत होगा कि हम तो 2001 में जब जंग शुरू हुई, उस वक़्त से परवेज़ मुशर्रफ को भी डबल गेम का जो है वो मुर्तकिब करार दिया जाता था। कियानी साहब ने, राहील शरीफ ने ऑपरेशंस किए हैं, सवात के अंदर भी किया है, बाद में वज़ीरिस्तान में भी किया है। लेकिन हर दफ़ा मैंने एक किताब पढ़ी क्रिस्टीना लैम्ब की जिसका नाम है फेयरवेल काबुल। उसके अंदर वो लिखती हैं कि 2009 में एक मौका ऐसा आया कि मुल्ला फज़लुल्लाह जो है, ये चारों तरफ से जंगल के अंदर घेर लिया गया पाकिस्तान की ब्रास की तरफ से। लेकिन इंटेल का ये कहना था कि इसको नहीं मारना, इसको छोड़ना है और फिर 2-3 दिन तक ये स्टैंड ऑफ बरकरार रहा। इवेंचुअली इंटेल साइड जो है वो प्रिवेल कर गई और उसको पक्तिका प्रोविंस के अंदर जो है वो वहाँ जाने की इजाज़त दे दी गई। दिस इज़ लॉन्ग बिफोर जनरल बाजवा बिकेम ए लेफ्टिनेंट और इवन अ मेजर जनरल और शायद ब्रिगेडियर होंगे उस ज़माने में। ये हमारी प्रेवलेंट सोच थी आर्मी के अंदर कि इनके साथ हमें डील करना है। और ये डबल स्टैंडर्ड था ना, ऐसे डबल स्टैंडर्ड था कि मेरे एक जानने वाले हैं मेजर, उनकी तैनाती थी वहाँ पे शुमाली हुँ, वज़ीरिस्तान हुँ, में। वो कहते हैं कि रात हमारे लड़कों के ऊपर फायरिंग हुई, ठीक। हमने जाके बंदे पकड़ लिए, और हमने अभी उनको पनिश करना था, वो अरेस्ट में थे, तो एक इंटेलिजेंस अदारा आया, उन्होंने कहा ये तो हमारे मुखबर हैं, इनको छोड़ दें। हुँ, हमने कहा भई हमें सीधा स्ट्रेट फायर किया, उन्होंने हमारे नौजवान मार दिए हैं, लेकिन वो छुड़वा के ले गए। तो ये जो तज़ाद है आपकी अपनी रियासत का, हुँ, आपकी डीप स्टेट का, कोई कहता है ये एसेट है, कोई कहता है ये बोझ है, जब तक हम उसके अंदर फँसे रहें, और अभी भी फँसे हुए हैं। अभी कहते हैं ना कि क्लैरिटी है, अभी हुँ, कहते हैं ना कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की एक क्लैरिटी है, जी। वो कहते हैं कि उड़ा के रख देंगे। क्लैरिटी इतनी है बस कि जितना हम सोचते हैं कि काबुल दिल्ली के साथ मिलके हम पे अटैक करना चाहता है, हमने ये नाकाम बनाना है। बीएलए दिल्ली के साथ मिलके अटैक कर रहा है, हमने उनको नाकाम बनाना है। जो आइडिया है उनकी रेजिस्टेंस का, हुँ, जो बीएलए का आइडिया है रेजिस्टेंस का, हुँ, उसका जो काउंटर नैरेटिव है वो आप नहीं बनाते। जो आपका नैरेटिव है दहशतगर्दी का हमारे फ्रंटियर में, जो कि आपकी पूरी सोसाइटी इंटरनलाइज हुई हुई है वहाँ की, हुँ,
रेडिकलाइज हुई हुई है सोसाइटी। हम्म मदरसे इतनी बड़ी तादाद में है। आपने अली डी रेडिकलाइजेशन सेंटर स्वात में बनाया था एक, हम्म वहाँ पे वो बुलाते थे इन मौलवियों को जो लड़ने मिलिटेंट्स को, उनको डी रेडिकलाइज करते थे। तो मैंने कहा यार जो रेडिकलाइजेशन सेंटर के मदरसे हैं आपके 100 से ज़्यादा, उनको रोकेंगे? नर्सरी आप रोक नहीं रहे, वहाँ से एक रेडिकलाइजेशन हो रही है और आपका एक छोटा सा अदारा डी रेडिकलाइजेशन का, वो सिर्फ उन लोगों को डी रेडिकलाइज करता है जिनको आपने पकड़ा होता है किसी वक्त और आप उनको मेन स्ट्रीम करना चाह रहे होते हो। हम्म तो प्रॉब्लम रियासत का है